वेलकम टू द चैनल। क्या रेस्पिरेशन यही है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं? तो ये आपकी गलतफहमी है। ये रेस्पिरेशन कम ब्रीथिंग है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल्स के लेवल पर यानी कि सेल्यूलर लेवल पर होती है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। फूड के ब्रेक डाउन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होना, और ये सेल्स के लेवल पे जाके होता है। और ये जो ब्रेक डाउन है इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जो किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। और यही एनर्जी आगे चलकर हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करती है, और इसी एनर्जी बनने वाले प्रोसेस को कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन आमतौर पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का ही एक मिक्सचर होती है, जिसमें फूड को ऑक्सीडाइज करवा दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन को रिड्यूस करवा दिया जाता है वाटर में। रेस्पिरेशन भी दो तरह की देखी गई है, एक तो है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, और यह ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट एनर्जी की रिलीज़ हो जाती है एटीपी की फॉर्म में। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन है, लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, और इससे रिलीज़ होने वाला एटीपी बहुत ही कम होता है अमाउंट में। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकेगा, बल्कि थोड़ी बहुत अमाउंट उसकी पीछे बच जाएगी। अगर हम केमिकल इक्वेशन पर बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में केमिकली हम उसको कैसे जो है वो लिख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है उसने ऑक्सीडाइज होने, यानी कि ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है C6H12O6, जिसने 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बना देने हैं, और इसके रिजल्ट में 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे और ढेर सारी एनर्जी भी रिलीज़ होगी। अब क्योंकि एटीपी एनर्जी करेंसी है, तो जहाँ कहीं भी एटीपी मौजूद होगा, जहाँ कहीं पे भी एटीपी बनेगा, इट मीन्स कि वहाँ पर उस एटीपी को मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ किया जाएगा। अब जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था फोटोसिंथेसिस का, अगर आपको याद हो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जाके, तो हमने देखा था कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना रहे थे। C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल बना रहे थे, और 6 ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे थे। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्यूलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन हो रही है उसमें कि एक मॉलिक्यूल, यानी ये ऑपोजिट हो गया रिएक्शन। देखिए अगर आप नोट डाउन करें तो पहले ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा था और इस वक्त ये इरिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो वही 6 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए हैं उनके साथ मिलकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड बना के उसको रिलीज करवा रहा है, उसके साथ साथ वाटर बना रहा है और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी भी दे रहा है। तो अब रेस्पिरेशन के इस टॉपिक में हम सिर्फ अपने जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको जहन में रखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन की का जो मैकेनिज्म है वो काम करता है। इसमें इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, कुछ बुक्स में 3 मेंशन की हुई होती हैं, कुछ में 4। चलिए हम 4 डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहला स्टेप इसमें आ जाता है ग्लाइकोलिसिस का, फिर फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए का, क्रेब्स साइकिल है, और फिर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और हम आज की वीडियो में एरोबिक रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 इन स्टेप्स को देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो है वो सामने आते हैं। तो सबसे पहले तो है ग्लाइकोलिसिस। देखिए ग्लाइको का मतलब क्या होता है। ग्लाइको और लाइसिस ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। ग्लाइको निकला है ग्लूकोज से, और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन, तोड़ देना। तो क्या मतलब हुआ कि जो भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे पास सेल्स में मौजूद है उसकी स्प्लिटिंग होनी है, उसकी ब्रेक डाउन होनी है। और ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होगा कि ये जो हमारे पास 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मौजूद था इसको तोड़कर हाफ कर दिया जाएगा, यानी कि 3 कार्बन्स वाला एक मॉलिक्यूल बना दिया जाएगा
जिसको कि पायरुविक एसिड भी कहते हैं। आई थिंक पायरुवेट भी लिखा है कुछ बुक्स में, तो हम यहाँ पे सिर्फ पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं। अब ये होता कहाँ पे है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर। बाकी सारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन जो स्टार्ट है यानी ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये साइटोप्लाज्म में होना है। अब ग्लाइकोलिसिस को एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही स्टडी किया गया है, जिसमें कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूट कर बना देता है 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के। जाहिर है एक ग्लूकोज के पास 6 कार्बन के एटम्स हैं, तो जब वो टूट के 3-3 में डिवाइड होगा तो वो 3 कार्बन कंपाउंड्स वाले पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को बना देगा। रिजल्ट के तौर पे 2 ATPs भी हमारे पास यहाँ पे आएंगे, और इसके अलावा जो 2 NAD पॉजिटिव के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें रिड्यूस करवा के NADH यानी कि निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करवा दिया जाएगा। केमिकल रिएक्शन जहाँ पे आप इसका चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज ने 2 पायरुविक एसिड बनाए, 2 ATPs बनाए और 2 NADs को रिड्यूस करवा के 2 NADH बना दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ग्लाइकोलिसिस का ये पहला स्टेप है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर रहते हुए साइटोप्लाज्म के अंदर। जो अब इसके फर्दर स्टेप्स हैं वो कहाँ पे होंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। अब क्या बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। जो भी ये पायरुविक एसिड हमारे पास बना था ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, और फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद अब इसने क्या करना है कि पहले ये 3 कार्बन कंपाउंड्स वाला मॉलिक्यूल है और अब इसने 2 कार्बन कंपाउंड्स वाला एक ग्रुप बना देना है जिसे कि एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब इस एसिटाइल ग्रुप ने आगे चल के एक कोएंजाइम के साथ जुड़ जाना है और बना देना है एसिटाइल कोएंजाइम A। इस स्टेप पे आके कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिमूव करवा दिया जाएगा, रिलीज करवा दिया जाएगा, और NADH भी यहाँ पे इसी स्टेप में बनेगा। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है इसने अब एंटर कहाँ हो जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाना है, ताकि आगे का स्टेप फॉलो किया जा सके। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होते ही ये अगले स्टेप में एंटर कर जाएगा जिसे कि क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब 2 पायरुविक एसिड थे, वो 2 को एसिटाइल एंजाइम के साथ मिलके तो क्या बन गए, 2 को एंजाइम्स के साथ मिला दिया इन्होंने 2 एसिटाइल को एंजाइम A के मॉलिक्यूल को। यहाँ पे आके हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हुए और 2 NADH के मॉलिक्यूल्स भी बने। इन्होंने भी एनर्जी देनी है। फिर आ जाता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसने मुसलसल चलते ही रहना है, रुकना नहीं है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर सारा प्रोसेस होता रहेगा, और इसमें क्या होना है कि जो कोएंजाइम हमारे पास एसिटाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था उसने एसिटाइल ग्रुप से अलग हो जाना है। एसिटाइल ग्रुप जो कि 2 कार्बन वाला है वो अलग हो जाएगा और बहुत सारी रिएक्शन सीरीज में से गुजरता हुआ मेन पॉइंट तक पहुंचेगा, और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, NADH बनेगा और FADH यानी कि फ्लेवोनोइड डाइन्यूक्लियोटाइड भी बनेगा। ये भी एनर्जी गिविंग प्रोसेस है, और कुछ अमाउंट हमारे पास इसके रिजल्ट में ATP की भी आएगी। ठीक है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A थे, केमिकल रिएक्शन देख लें, 4 इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बने, 2 ATP के बने, 6 NADH के बने एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अब इसने जब एंटर होना है तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर अभी इस काम में होना है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ग्लाइकोलिसिस के दौरान और क्रेब्स साइकिल के दौरान रिमूव हुए थे उन सब को यहाँ तक कैरी किया जाएगा, किसके थ्रू, NADH के थ्रू और FADH2 के थ्रू। ठीक है, जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक लाए जाएंगे तो इनके पास इतना एनर्जी होगी कि ये हमें 3 ATP मॉलिक्यूल्स दे सकें। ठीक है, लेकिन जो FADH2 का हमारे पास मॉलिक्यूल है वो सिर्फ 2 ATPs के मॉलिक्यूल ही प्रोवाइड कर सकता है। फाइनली अब क्या होना है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है हमारे पास यानी कि जो ऑक्सीजन है उसने इन तमाम हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलना है और क्या बना देना है, वाटर बना देना है, और वाटर हमारे पास यहाँ का लास्ट स्टेप बन जाता है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास आए थे उन्होंने हमें ATPs भी प्रोवाइड कर दी और हमारे पास वाटर भी बन गया। अब ज़रा ओवरलुक देख लें, ये देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई थी ADP और NAD की मौजूदगी में, और 2 पायरुविक एसिड ATP और NADH बना था। अब यहाँ पे ये जो 2 पायरुविक एसिड बने थे ये बाद में एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ मिलकर क्रेब्स साइकिल में एंटर हुए, और वहाँ पर
जो कोएंजाइम ए का ग्रुप था वो एसिटाइल से अलग हो गया। एडीपीज, एफएडीज और एनएडीज हमारे पास आए एनर्जी देने के लिए, और इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और एटीपीज और एनएडीएच और एफएडीएच भी जो हैं वो हमें इसमें से हासिल हुए। और फाइनली यही जो एनएडीज और एफएडीज हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेके कहाँ एंटर हो गए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो गए। अब इस चेन में आने के बाद जो एनएडीज और एफएडीएच थे, इन्होंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना दिया? वाटर बना दिया, और कुछ एटीपीज के मॉलिक्यूल भी बना दिए। अब इस फॉर्म में भी, इस डायग्राम के थ्रू भी ज़रा इस प्रोसेस को समझ लें कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, उसमें ग्लूकोज जो है वो टूट के बना पायरूविक एसिड, और इसी फॉर्म में हमारे पास एटीपीज भी आई। फिर ये सारा प्रोसेस कहाँ था? ये साइटोप्लाज्म में था। फिर ये देखें, ये रेड रेड सा ये क्या है? ये सारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुए, जहाँ पे कि इन्होंने क्रेब्स साइकिल में हिस्सा लिया, वहाँ पे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाई, और जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे उन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजा, जिसके रिजल्ट में ढेर सारा एटीपी, यानी कि 36 टोटल हमारे पास 36 एटीपीज के मॉलिक्यूल बने, और ऑक्सीजन को यहाँ पे यूज़ किया गया। और फाइनली जो एंड प्रोडक्ट हमें इसके रिजल्ट में मिला वो था वाटर। तो बस आपने स्टार्ट का अपना जो रिएक्टेंट है और फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको याद रखते हुए अपनी इन साइकिल्स को जो है वो चलाते जाना है। अपने वर्ड्स में लिख लें और इस तरीके से इसको याद कर लें, तो इंशाल्लाह आप आसानी से इसको समझ भी सकेंगे और याद भी कर सकेंगे। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूजफुल। इफ़ यस तो प्लीज़ वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर दें, और इसे और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। नई आने वाली वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।